नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। श्रीलंकाई नौसेना की गोलीबारी में 5 भारतीय मछुआरे घायल। भारत ने उच्चायुक्त को तलब किया, कहा इस तरह के एक्शन बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, श्रीलंकाई नेवी ने मंगलवार सुबह 13 भारतीय मछुआरों पर फायरिंग कर दी। इसमें 5 मछुआरे घायल हो गए। यह सभी डेल्फट द्वीप के पास मछली पकड़ने गए थे। यह द्वीप श्रीलंका के अधिकार में है। इन मछुआरों का श्रीलंका के जाफना टीचिंग हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत सरकार ने फायरिंग को गंभीर मानते हुए श्रीलंका के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने घायल मछुआरों से अस्पताल में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने मछुआरों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने को कहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री बोले, भारत में कॉन्सर्ट इकोनॉमी की संभावनाएं। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का जिक्र किया, कहा राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स पर ध्यान दे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 में कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुंबई और अहमदाबाद में हुए ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट की शानदार तस्वीरें आपने भी देखी होगी। भारत में ऐसे लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकारें और प्राइवेट सेक्टर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स पर ध्यान दे तो कॉन्सर्ट इकोनॉमी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। दुनिया भर के बड़े कलाकार भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरी, 3 की मौत, 12 रेस्क्यू किए गए, 8 से 10 अभी भी फंसे हुए हैं। बिल्डिंग में पीओपी का काम चल रहा था। जी हां दोस्तों, दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सोमवार शाम 6:30 बजे 4 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। घटना में 2 लड़कियों समेत 3 की मौत हो गई है। लड़कियों की पहचान साधना और राधिका के रूप में हुई है, जबकि तीसरे व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो पाई है। उधर दोस्तों, पुलिस के मुताबिक 12 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। घायलों का इलाज जारी है। मलबे में अभी भी और लोग फंसे हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, डीडीएमए और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप की भारत चीन पर टैरिफ लगाने की धमकी, कहा ये देश हमारे प्रोडक्ट पर भारी टैरिफ लगा रहे, अब हम भी ज्यादा टैक्स लगाएंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका वापस उस सिस्टम को अपनाए जिसने उसे धनी और ताकतवर बनाया है। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम उन देशों और बाहरी लोगों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। देखिए दूसरे देश क्या करते हैं। चीन बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, भारत, ब्राजील और बाकी देश भी ऐसा ही करते हैं। हम ऐसा अब और नहीं होने देंगे, क्योंकि हम अमेरिका को सबसे पहले रखेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मौनी अमावस्या पर इस मामले में दिल्ली, आंध्र प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी का रिकॉर्ड तोड़ देगा प्रयागराज। दरअसल दोस्तों, महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान है, जिसके लिए 10 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान लगाया गया है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। योगी सरकार ने इस दिन भारी भीड़ को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियां की है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात के साधन और तमाम तरह की सुविधाएं शामिल है। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज, दिल्ली और आंध्र प्रदेश समेत कई देशों का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:25 से शुरू होकर 6:19 तक रहेगी। इस मुहूर्त में स्नान और दान करना सबसे शुभ माना जाता है। यदि कोई इस समय में स्नान और दान नहीं कर पाता तो वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक किसी भी समय कार्य कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मौनी अमावस्या स्नान में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यमुना पर सियासत तेज, ईसीआई से मिले सीएम आतिशी और भगवंत मान, बोले ऐसा ही जहरीला पानी आता रहा तो लोगों की हालत खराब हो जाएगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यमुना के जहरीले पानी को लेकर सियासत तेज हो गई। सोमवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया था। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर केजरीवाल पर भी पलटवार किया। इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यमुना में अमोनिया के उच्च स्तर पर चुनाव आयोग के साथ बैठक की है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि मैंने और पंजाब के सीएम ने चुनाव आयोग के आयुक्तों से मुलाकात की। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर चर्चा हुई। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से यमुना में हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया का लेवल जहरीले लेवल तक पहुंच गया है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 1 से 2 ppm तक अमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार अमोनिया का स्तर 4, 5, 6 और 7 ppm तक पहुंच गया है। 7 ppm अमोनिया यानी कि
जहरीला पानी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के सोलापुर में जीबी सिंड्रोम के 9 नए केस मिले, 1 की मौत, मरीजों की संख्या 110 हुई, 17 वेंटिलेटर पर, शहर में 7 जगह पानी प्रदूषित मिला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के सोलापुर में सोमवार को गुइलेन बेरे सिंड्रोम यानी कि जीबीएस के 9 और केस सामने आ गए हैं। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इन मरीजों में 73 पुरुष और 37 महिलाएं हैं, जबकि 17 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। इससे पहले 26 जनवरी को सोलापुर के रहने वाले 40 साल के शख्स की मौत इसी जीबी सिंड्रोम के कारण हुई थी। इसकी पुष्टि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अंबेडकर ने भी की है। दोस्तों बात करें इस बीमारी में क्या लक्षण होते हैं, तो मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजीव कुमार के मुताबिक मरीज को इसके अंदर सांस फूलने, निचले अंगों में कमजोरी और दस्त जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस बीमारी का इलाज भी बहुत ज्यादा महंगा होता है। एक सिंगल इंजेक्शन ही 20,000 रुपए का आता है। ऐसे में गरीब लोग इसका इलाज करवाएं तो कैसे करवाएं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव अपडेट्स। मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि मामले में मिल गई बड़ी राहत, कोर्ट ने समन रद्द किया। बीजेपी नेता ने केस किया था। जी हां दोस्तों, दिल्ली चुनाव के बीच मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। रावत एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन के आदेश को रद्द कर दिया। सीएम आतिशी ने इस समन को चुनौती देते हुए रावत एवेन्यू कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। दरअसल दोस्तों पिछले साल अप्रैल में आतिशी ने दावा किया था कि भाजपा ने उन्हें और कई अन्य आम आदमी पार्टी नेताओं को पार्टी शामिल होने का ऑफर दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि भाजपा ने धमकी दी है कि अगर आम आदमी पार्टी नेता पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जसप्रीत बुमराह ने रच दिया इतिहास, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने। जी हां दोस्तों, भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया है। वह प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पाने वाले भारत के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। उन्होंने खेल के सबसे लंबे और सबसे छोटे प्रारूप में प्रतिद्वंदियों पर दबदबा बनाया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत और उत्तराधिकार पर केंद्र का रुख पूछा। याचिकाकर्ता की मांग, पर्सनल लॉ न मानने वालों को भारतीय कानून से उत्तराधिकार का हक मिले। जी हां दोस्तों, उत्तराधिकार के लिए शरीयत कानून यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ न मानने वाली महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। महिला का कहना है कि वह शरीयत में विश्वास नहीं रखती, वह इसे रूढ़िवादी मानती है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यह आस्था के खिलाफ हो सकता है। इस वजह से मंगलवार को कोर्ट ने केंद्र से उसका रुख पूछा है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जमानत मिलने के बाद 12 साल बाद अहमदाबाद पहुंचा आसाराम। अनुयायियों से न मिलने की शर्त के बावजूद मोटेरा आश्रम में पहुंचे साधक, पुलिस अलर्ट। जी हां दोस्तों, नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जोधपुर जेल से निकलकर गुजरात वापस आ गया है। वह फिलहाल अहमदाबाद के साबरमती स्थित अपने आश्रम में है। आसाराम ने दोस्तों 12 साल की लंबी अवधि के बाद अहमदाबाद के आश्रम में प्रवेश किया। आसाराम को सूरत के अपने आश्रम में महिला अनुयायियों से दुष्कर्म के मामले में 31 मार्च तक बेल मिली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यमुना विवाद, हरियाणा सीएम बोले, बयान पर माफी मांगे अरविंद केजरीवाल, हम मानहानि केस करेंगे। केजरीवाल बोले, केस कर दो, फांसी पर चढ़ाओगे क्या। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना नदी में जहर मिलाए जाने के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने उन्हें चुनौती दी है। सैनी ने कहा है कि वह अपने बयान के लिए हरियाणा और दिल्ली के लोगों से तुरंत माफी मांगे, नहीं तो हम उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोग यमुना की पूजा करते हैं, वे भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नॉर्थ गाजा में लौटे 3 लाख फिलिस्तीनी, इजराइल ने वापसी की मंजूरी दी। गाजा में शवों को निकाल रही रेड क्रॉस। दरअसल दोस्तों, इजराइल हमास जंग के 15 महीने बाद 3 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक रफा बॉर्डर और साउथ गाजा के इलाके से नॉर्थ गाजा की तरफ लौट चुके हैं। 19 जनवरी को हुए सीज फायर के बाद सोमवार 27 जनवरी को इजराइल ने फिलिस्तीनी नागरिकों को नॉर्थ गाजा में लौटने की मंजूरी दे दी थी। जंग शुरू होने के बाद 10 लाख से ज्यादा लोग साउथ की तरफ चले गए थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इजरायली हमलों से 47,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 1.10 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल्ली दंगों के आरोपी को चुनाव प्रचार के लिए मिल गई पैरोल, सुप्रीम कोर्ट की शर्तें, ताहिर को 12 घंटे प्रचार कर जेल लौटना होगा, पुलिस साथ रहेगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मंगलवार को दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की सशर्त कस्टडी पैरोल दी है। ताहिर इस बार असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से मुस्तफाबाद सीट से कैंडिडेट हैं। ताहिर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव में 4 दिन बचे हैं, हमें चुनाव प्रचार के लिए जल्द अंतरिम जमानत दी जाए। ताहिर दिल्ली दंगों के आरोप में 4 साल 9 महीने से जेल में बंद हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में अमेरिका जा सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बोले अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर मोदी वही करेंगे जो सही होगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने अमेरिका जा सकते हैं। ट्रंप ने सोमवार को नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि पीएम मोदी के फरवरी में अमेरिका आने की उम्मीद है। हालांकि अभी भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की है। राइटर्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर मोदी वही करेंगे जो सही होगा। जब हम अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को उनके देश भेजेंगे तो मोदी सही फैसला लेंगे। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हम भारत से आईटी प्रोफेशनल्स को लेने के लिए तैयार हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुंबई में डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर बैन की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार ने स्टडी के लिए 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई, 3 महीने में रिपोर्ट देगी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण की वजह से मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो अगले 3 महीने में अपने सुझाव सौंपेगी। दरअसल दोस्तों 22 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार रिटायर्ड IAS अधिकारी सुधीर श्रीवास्तव इस कमेटी को लीड करेंगे। इसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक, महानगर गैस लिमिटेड के MD, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष और ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सदस्य होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सैफ अली खान हमले मामले में पुलिस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सैफ से नहीं लीलावती अस्पताल से हमले की जानकारी मिली, आरोपी को कल कोर्ट में पेश करेंगे। जी हां दोस्तों, सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर सैफ पर हमला 16 जनवरी की रात 2 बजे हुआ तो वो 2 घंटे बाद 4 बजे अस्पताल क्यों पहुंचे। वहीं आरोपी की सैफ के घर से मिले फिंगरप्रिंट्स मैच न होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसी बीच अब मुंबई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी सवालों के जवाब दिए। दरअसल दोस्तों मुंबई पुलिस के एडिशनल कमिश्नर परमजीत सिंह दहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें सैफ अली खान से नहीं बल्कि लीलावती अस्पताल से हमले की जानकारी मिली थी। सैफ के हमले के 2 घंटे बाद अस्पताल पहुंचने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सैफ अली खान 4:11 पर नहीं बल्कि 3 बजे अस्पताल पहुंचे थे। इसी लीलावती अस्पताल के CCTV कैमरे से कंफर्म किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीनी AI मॉडल की एंट्री से अमेरिकी मार्केट 3% गिरा। एनवीडिया की वैल्यू 51.31 लाख करोड़ रुपए घटी। ट्रंप बोले ये अलर्ट होने का समय है। जी हां दोस्तों, चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल डीप सिंक की एंट्री से सोमवार को अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया की वैल्यू करीब 600 अरब डॉलर यानी कि 51.31 लाख करोड़ रुपए गिर गई। ये अमेरिका के इतिहास में किसी कंपनी में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। शेयरों में आई 17% की गिरावट के बाद एनवीडिया की वैल्यू 2.90 ट्रिलियन डॉलर करीब 251 लाख करोड़ रुपए रह गई है। पहले यह 302 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी स्टार्टअप डीप सिंक को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि यह अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए वेकअप कॉल है, यानी कि अलर्ट होने का समय है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कबाड़ में पड़ा धूल फांक रहा देश का पहला इलेक्ट्रिक इंजन। भारतीय रेलवे बनाने जा रहा विद्युतीकरण के 100 साल पूरे होने का जश्न। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे में पुनर्विकास की बयार तो बह रही है, लेकिन साथ ही ऐतिहासिक संरक्षण को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सर लेस्ली विल्सन कई वर्षों से सेंट्रल रेलवे की हेरिटेज गैलरी में संरक्षित है, लेकिन उसी हेरिटेज गैलरी की जगह पर CMST स्टेशन का पुनर्विकास अब पूरे जोरों पर चल रहा है। इसलिए यह ऐतिहासिक इंजन सीमेंट, बजरी, कूड़े कचरे और मिट्टी में दबा हुआ है। इस इंजन की दुर्दशा यह सवाल खड़ा करती है कि क्या भारत अपनी विरासत और इतिहास को पुनर्विकास की आंधी में खो रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 535 अंक बढ़कर 75,901 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 128 अंक चढ़कर 22,957 पर पहुंचा। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में रही बढ़त। जी हां दोस्तों, 28 जनवरी को सेंसेक्स 535 अंक की बढ़त के साथ 75,901 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 128 अंकों की तेजी रही। यह 22,957 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। आज बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में सबसे ज्यादा बढ़त रही। वहीं MFCG और IT शेयर्स में आज गिरावट देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और श्रीराम फाइनेंस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में सन फार्मा, ब्रिटानिया और हिंडाल्को रहे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोने चांदी के दाम में आज रही गिरावट। सोना 391 रुपए कम होकर 80,006 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 550 रुपए सस्ती हुई। जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 391 रुपए कम होकर 80,006 रुपए पर आ गया। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 60,005 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 73,286 रुपए पर आ गई है। दूसरी ओर दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी 549 रुपए सस्ती होकर 79,725 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में वोटिंग से पहले राम रहीम को पैरोल। पहली बार सिरसा डेरा जाने की परमिशन मिली। 30 दिन रहेगा। श्रद्धालुओं से बोला यहां न आए। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव और हरियाणा में निगम चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिल गई है। मंगलवार सुबह 6 बजे वह रोहतक स्थित सुनारिया जेल से निकला। जेल जाने के बाद पहली बार उसे सिरसा डेरे में रहने की परमिशन भी मिल गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, साल 2017 में साध्वियों से यौन शोषण और मर्डर केस में सजा होने के बाद राम रहीम 12वीं बार जेल से बाहर आया है। इससे पहले 11 बार वह उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में रहा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 11 राज्यों में कोहरा, 4 में कोल्ड वेव का अलर्ट। एमपी में बारिश की संभावना। राजस्थान के बाड़मेर में 4 दिन का तापमान 30 डिग्री तक पहुंचा। दरअसल दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए बिहार समेत 11 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज से 15 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तरी हवाओं के कारण राज्य में बीते 4 दिनों से ठंड में भी बढ़ोतरी हुई है। उधर दोस्तों राजस्थान में दिन में गर्मी बढ़ने लगी है। सोमवार को बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 4 से 5 फरवरी के बीच राजस्थान में बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा दोस्तों बिहार के 10 जिलों में आज घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में 29 जनवरी और 1 फरवरी को एक्टिव हो गए, जिससे 1 फरवरी से फिर ठंड बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा में समय से पहले ही ठंड में कमी आ गई है। दिन का तापमान बढ़ रहा है। रात और दिन के तापमान में करीब 13 से 15 डिग्री तक का अंतर आ रहा है। इसका असर गेहूं की फसल पर भी पड़ रहा है। वहीं दोस्तों दिल्ली में इस हफ्ते तापमान बढ़ने की संभावना है। उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण ऐसा होगा। शनिवार रविवार को बारिश के भी आसार हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डीजीसीए बोला एयरलाइंस प्रयागराज की फ्लाइट्स बढ़ाए, किराया भी उचित रहना चाहिए। महाकुंभ के चलते 5 गुना तक बढ़े टिकट के दाम। जी हां दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों से महाकुंभ के लिए हवाई किराया न बढ़ाने यानी कि तर्कसंगत बनाए रखने को कहा है। कई यात्रियों ने फ्लाइट्स के किराए में भारी बढ़ोतरी की शिकायत की थी, जिसमें दिल्ली से प्रयागराज के लिए किराया 25,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है, जो सामान्य तौर पर 5,000 रुपए रहता था। इसके अलावा दोस्तों डीजीसीए ने एयरलाइंस को अधिक उड़ानें बढ़ाने को भी कहा है। डीजीसीए ने जनवरी के लिए 81 अतिरिक्त उड़ानों को मंजूरी दी है, जिससे पूरे भारत से प्रयागराज के लिए उड़ानों की कुल संख्या 132 हो गई है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अंडर 19 T20 विमेंस वर्ल्ड कप में पहली बार लगा शतक। भारत की त्रिशा ने नॉट आउट 110 रन बनाए। पिता ने जमीन बेचकर ट्रेनिंग कराई थी। जी हां दोस्तों, भारत की जी त्रिशा अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाली पहली बैटर बनी है। उन्होंने मंगलवार को स्कॉटलैंड के खिलाफ सुपर 6 मुकाबले में 59 बॉलों पर 110 रनों की पारी खेली और नाबाद रही। इतना ही नहीं, उन्होंने 3 विकेट भी झटके। वहीं दोस्तों त्रिशा के दोहरे प्रदर्शन के दम पर भारत ने इस मुकाबले को 150 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया है। त्रिशा को उनकी इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान नेता ढल्लेवाल बोले मांगे पूरी होने तक अनशन चलेगा। आज से श्री अखंड साहिब का भोग। 12 फरवरी को महापंचायत, 14 को सरकार के साथ बैठक। जी हां दोस्तों, फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल की भूख हड़ताल आज 64वें दिन में प्रवेश कर गई। आज जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने खनौरी बॉर्डर से जनता को संदेश दिया। उन्होंने लोगों को 12 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर होने वाली महापंचायत में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि आपके आने से उन्हें ऊर्जा मिलती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विराट कोहली ने रणजी में दिल्ली की कप्तानी से इनकार किया। बोले बडोनी ही कैप्टंसी जारी रखें। टीम के साथ प्रैक्टिस की। 23 जनवरी से मुकाबले में खेलेंगे। दरअसल दोस्तों दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए ने रेलवे के खिलाफ आगामी मैच में दिल्ली रणजी टीम की कप्तानी करने के लिए विराट कोहली से संपर्क किया है। हालांकि डीडीसीए के एक सूत्र के अनुसार स्टार बैटर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एनआई से बात करते हुए सूत्रों ने कहा है कि हमने विराट कोहली से पूछा कि क्या वह रेलवे के खिलाफ मैच के लिए कप्तानी करने को तैयार है। हालांकि उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि आयुष बडोनी को ही कप्तानी जारी रखने दे, मैं नेतृत्व नहीं करना चाहता।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई हमले के दोषी तहूर राणा को एनआईए भारत लेकर आएगी। 1 से 2 दिन में अमेरिका पहुंचेगी टीम। यूएस सुप्रीम कोर्ट प्रत्यार्पण की मंजूरी दे चुका है। जी हां दोस्तों, मुंबई हमले के दोषी तहूर राणा को भारत लाने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की टीम जल्द ही अमेरिका का दौरा कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए की टीम में इंस्पेक्टर जनरल और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी होंगे जो इसी महीने यानी कि अगले 1-2 दिनों में अमेरिका का दौरा करेंगे। इस बारे में गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को जानकारी दे दी गई है। पिछले हफ्ते अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी थी। फैसले के बाद भारतीय अधिकारियों ने राणा को भारत लाने की प्रक्रिया में तेजी कर दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप के फैसले पर फूट कर रोई सेलेना गोमेज। कहा, हमारे लोगों पर हमला हो रहा है। ट्रोल होने पर बाद में डिलीट कर दी पोस्ट। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। शपथ लेते ही उन्होंने कई बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। इसके अनुसार अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को उनके देश लौटाया जाएगा। यह फैसला आने के बाद इंटरनेशनल सिंगर सेलेना गोमेज का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो फूट कर रोती नजर आई। सिंगर का वीडियो जमकर वायरल हो गया। हालांकि कुछ ही घंटों में सेलेना ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। दरअसल दोस्तों, शेयर किए गए वीडियो में सेलेना गोमेज ने रोते हुए कहा कि मुझे बस कहना है कि मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लोगों को अटैक किया जा रहा है, बच्चों को भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे माफ कर दीजिए। काश मैं कुछ कर पाती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मैं सब करने की कोशिश करूंगी, वादा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फिल्म देवा पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची। शाहिद कपूर पूजा हेगड़े के किसिंग सीन पर ऐतराज। कई डायलॉग्स और सीन्स में भी होगा बदलाव। जी हां दोस्तों, शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म देवा 31 जनवरी को रिलीज होने वाली है। रिलीज से चंद दिनों पहले ही सेंसर बोर्ड ने फिल्म के एक सीन पर आपत्ति जताई। साथ ही सेंसर बोर्ड ने कई सीन में बदलाव की मांग भी की है। दरअसल दोस्तों, ई टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म देवा के मेकर्स से फिल्म के उस सीन को हटाने को कहा है जिसमें शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े का लंबा लिप लॉक है। बोर्ड ने इसे 6 सेकंड में करने का सुझाव दिया है। इस सीन के अलावा मेकर्स ने एक्टर्स द्वारा किए गए गलत और अश्लील इशारों को भी हटाने की मांग की है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस राज्य का नाम जहां पर गेहूं सबसे ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।